गंगा सिंह का नाम लिखा हुआ। मुझे लगता है अंग्रेजों के आने के बाद राजस्थान के अंदर जितने राजा बने थे, और मैं शायद मेरे सेंटेंस को वापस करेक्ट कर दूं तो उस समय भारत में जितने राजा बने थे उनमें सबसे अधिक शक्तिशाली, या शक्तिशाली नहीं कहूं तो मैं कहूं प्रभावशाली राजा यदि कोई हुए थे तो महाराजा गंगा सिंह थे। मैंने आजादी के आसपास वाले राजाओं में किसी भी राजा के बारे में इतनी बातें कभी नहीं सुनी जितनी गंगा सिंह के बारे में बातें सुनी, और वाकई इस मामले में महान राजा हुआ था। हम उस महानतम हस्ती के बारे में पढ़ेंगे कि उसने क्या किया था, क्या नहीं किया था, वो तमाम बातें अपने जानेंगे। कहा जाता है कि अंग्रेज चाइना में बिजनेस किया करते थे और उस बिजनेस को लेके चाइना के और अंग्रेजों के बीच में क्लेश चल रहा था, इनके बीच में लड़ाई चल रही थी। और चाइना में थोड़े बॉक्सर भाई थे, मुक्केबाज टाइप के, जिम जाने वाले टाइप के, उस टाइप के थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी, इसलिए उस बगावत का नाम है बॉक्सर विद्रोह। 1899-1900 के आसपास में ये बगावत हुई। अंग्रेजों से बगावत दब नहीं रही थी, वहां पर सेना वगैरह कम पड़ रही होगी उनकी वहां पर जो भेजी गई यहां से। चूंकि राजाओं की अंग्रेजों के साथ संधि थी तो अंग्रेज कहते हैं कि भाई राजा पर हमला हुआ तो हम सहायता करेंगे, हमारे पर हमला हो तो राजा सहायता करे। तो राजा ने गंगा सिंह को कहा कि गंगा सिंह, वो चाइना में बॉक्सर है, वो हमारे खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, तू दबा सकता है क्या जाके? इसने कहा ओ, अरे देख लेना, वो बॉक्सर है, जिम विम जाने वाले, यूं छोटे मोटे आदमी नहीं है, दब तो जाएंगे तेरे से। इसने कहा रे, मिची मिची आंखों वाले, उनकी जितनी खुली रहती है ना उतनी मैं सोते टाइम खुली रखता हूं, उनको मैं झापड़ मार मार के मना दूंगा। तो बीकानेर की आर्मी गई, उन चाइना वाले बॉक्सरों को पटक पटक के धोया इन लोगों ने। बड़े राजी हुए अंग्रेज इस बात पर, और अंग्रेजों ने चाइना वॉर मेडल दिया था, चीन युद्ध पदक दिया गया था इस बात के लिए। चाइना वॉर मेडल या चीन युद्ध पदक राजस्थान के किस राजा को दिया गया? तो गंगा सिंह को दिया गया था। ऐसा किस लिए दिया गया? क्योंकि उसने चाइना के अंदर जाके अंग्रेजों की तरफ से बॉक्सर विद्रोह या बॉक्सर रिबेलियन जो हुआ था उसको दबाने का काम किया था। 1899 का साल बड़ा दुर्भाग्यशाली साल था, और शायद मुझे लगता है अपने लिए तो बहुत ज्यादा दुर्भाग्यशाली था। मैंने बताया कि अपने गांव का जो कैलेंडर है उसको हम विक्रमी कैलेंडर कहते हैं। ये जो जिस कैलेंडर की हम बात कर रहे हैं, जो सन लिख रहे हैं, ये ग्रिगोरियन कैलेंडर है। गांव के अंदर अपना विक्रमी कैलेंडर चलता है। उस विक्रमी कैलेंडर के बारे में मैंने एक पिछली क्लास के अंदर बताया था कि वो जो विक्रमी कैलेंडर है वो इस कैलेंडर से, अपना जो ये आपका ग्रिगोरियन कैलेंडर है, इससे 57 साल पीछे चलता है, या विक्रमी कैलेंडर इससे 57 साल आगे चलता है। सॉरी, ये वाला जो है अपने वाला ग्रिगोरियन कैलेंडर जो है वो इससे 57 साल पीछे चलता है। और मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो जो जनवरी फरवरी मार्च वाला जो कैलेंडर है अपना, ये वाला कैलेंडर जो है वो अपने जो मम्मी वाला कैलेंडर है, चैत बैसाख जेठ साठ वाला जो कैलेंडर है उससे 57 साल पीछे है। वो वाला 57 साल आगे है। कि जैसे मैं कहूं कि अभी 2020 चल रहा है तो मम्मी वाले कैलेंडर में 57 साल की गिनती कर लो आगे, तो मम्मी वाले में चल रहा है 2077, चैत बैसाख जेठ वाले के अंदर उसमें 2077 चल रहा है, तो मतलब वो वाला 57 साल आगे रहता है। अब अंग्रेजों का साल चल रहा है, अंग्रेजी कैलेंडर का साल चल रहा है 1899। अपना जो विक्रमी कैलेंडर था वो 57 साल आगे करेंगे, एक जोड़ा तब तो 1956 और जोड़े तो 1956। तो अपने विक्रमी कैलेंडर के अंदर, विक्रमी संवत के अंदर जो साल था वो चल रहा था 1956, 1956। भयंकर भयंकर अकाल पड़ा था अपने यहाँ पर, लोग नाम लेना पसंद नहीं करते हैं। 1956 का साल था इसलिए हम उसको 56वां अकाल कहते हैं, कि 56वें साल में बहुत भयंकर अकाल पड़ा था। वैसे भी अपने राजस्थान में अकाल पड़ते ही रहते थे। अपने तो यहां कहा करते थे कि 28 जमाने होते हैं, 63 अकाल पड़ 63 थोड़ी सी ठीक ठाक सी स्थिति रहती है, अकाल पड़ते हैं पर जमाना नहीं होता उनमें। और एक इतना भयंकर अकाल पड़ता है कि घर छोड़ के जाने पड़ते हैं। 28 जमाने, 63 अकाल, एक महाकाल जिसमें घर छोड़ के जाओ तो या तो मर जाते थे या बाद में ये जमीन छोड़ के कहीं मालवा की तरफ जाना पड़ता था। अपने ले दे के मालवा बचता था, मालवा जाते थे। मालवा मध्य प्रदेश वाला है, वो थोड़ा हरा भरा रहता था, नदियां वदियां थी वहां पे, तो उस इलाके में जाके पशुओं वसुओं को कैसे न कैसे करके रखते थे। 56वां अकाल उसी श्रेणी का एक भयंकर भयंकर अकाल पड़ा था। आपने अनाज हुए ही नहीं थे। आज भी बूढ़े लोगों के नाम सामने यदि 56वां अकाल का नाम लिया जाए
तो वो यूं कहते हैं भाई थूक मुंह से, इसका नाम ही क्यों ले लिया। लोग 56 का नाम लेना पसंद नहीं करते। मैंने खूब सारे यूं बाणीए देखे हैं जो अपनी बही में 56 नंबर का पेज नहीं लगाते। गांव से ताल्लुक रखने वाला आदमी कितना भी पैसे वाले हो जाए तो भी होटलों के अंदर 56 का रूम नंबर नहीं होता है कि नहीं यार 56 नहीं आना चाहिए। तो जो 56वां अकाल था उसको 56वां अकाल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो विक्रमी संवत 1956 के अंदर पड़ा था। और केवल अकाल नहीं पड़ा हुआ था, उस साल हैजा फैला हुआ था, प्लेग फैल रखा था, बहुत भयंकर वाली चीजें हो रखी थी उस समय। तो वो तो उसी साल अंग्रेजों का एक गवर्नर जनरल अपने भारत में आया था, लॉर्ड कर्जन, 1899 के अंदर भारत आता है। तो अपने तिलक का तो स्टेटमेंट है, जो बाल गंगाधर तिलक थे उनका स्टेटमेंट है कि कितना दुर्भाग्य है कि अकाल, प्लेग और कर्जन तीनों एक साथ भारत आए हैं। कि अकाल और प्लेग तो पड़ा हुआ यार, कर्जन और बुरा आदमी है, ये भी इसी टाइम के और ऊपर अपने तो आ गया। तो तिलक का तो ऐसा स्टेटमेंट और दिया हुआ है कोई। तो कुल मिला के 56वें अकाल में बहुत भयंकर स्थिति थी। इवन गांव में यहां तक कहा जाता है कि खेजड़ी की पेड़ की जो छाल होती है, छाल उसकी, छोड़े जिनको अपने बोलते हैं, उनको पीस पीस के खा गए थे। पशु मर गए थे सारे के सारे। कोई मालवा ले गया था पशुओं को तो भले ही बाकी नहीं बचे थे। राजा गंगा सिंह ने ऐसे मौके पर अपने राज्य का खजाना लुटाया था। जगह जगह पे सदाव्रत खोले थे। गांव गांव में लोगों की ड्यूटी लगाई गई कि ढाणी ढाणी जाके पूछा जाए कि कोई व्यक्ति भूखा ना रह जाए। लोगों के टैक्स माफ कर दिए गए थे। बहुत अच्छी व्यवस्था, जितनी वह राजा संभाल सकता था उतनी व्यवस्था संभाली गई थी। बीकानेर के अंदर उस अकाल के असर को कम करने की कोशिश की गई। हालांकि प्रकृति के आगे किसकी चलती है, नुकसान भी हुआ था, इकोनॉमिकली नुकसान हुआ था, मानव संसाधन का लॉस हुआ था, लेकिन फिर भी उस राजा ने ज्यादा अच्छे तरीके से स्थिति संभाली। इसलिए अंग्रेजी सरकार ने कहा, अंग्रेजी सरकार बेचारी खुद लगी हुई थी अकाल की स्थिति को संभालने के लिए। इवन लॉर्ड कर्जन उस समय एंटनी मैकडोनाल्ड कमीशन बनाता है, जो एंटनी मैकडोनाल्ड कमीशन इस फेमाइन के लिए बनाया गया था, अकाल के लिए बनाया गया था। तो अंग्रेजों ने कहा हम तो प्रयास कर ही रहे हैं, पर भारत में एक राजा और है जो ऐसे अकाल से निपटने के प्रयास कर रहा है। इसलिए अंग्रेजों ने उस व्यक्ति को, उस महाराजा को अपना सबसे बड़ा मेडल दिया, एक कैसर ए हिंद। ये कैसर ए हिंद मेडल अंग्रेजों ने गंगा सिंह को दिया था क्योंकि उसने 56वें अकाल की स्थिति के अंदर अपनी प्रजा को बचाने का प्रयास किया था, अकाल के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया। कैसर एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है सम्राट। तो तुम हिंदुस्तान के सम्राट हो। लॉर्ड कर्जन बहुत अच्छा बोलते हैं गंगा सिंह के बारे में कि हमें जब पता चला कि यार तुम इतना अच्छा यहाँ पे प्रबंध कर रहे हो तो मैं चाहूंगा कि तुम्हें कैसर ए हिंद दिया जाए। तो गंगा सिंह को कैसर ए हिंद दिया गया था। तो याद रहे कि बीकानेर के कौन से कौन से राजा को अंग्रेजों ने कैसर ए हिंद दिया था, तो गंगा सिंह को। किस वजह से, तो 56वें अकाल की स्थिति के अंदर ढंग से मैनेजमेंट करने की वजह से, बक्सर विद्रोह दबाने की वजह से। चीन युद्ध पदक दिया था, चीन वॉर मेडल दिया था, क्योंकि ये तो चीन के अंदर दबा के आए थे। अंग्रेजों का टाइम था, देश में लोकतंत्र की बयार आ रही थी। अंग्रेज भले कितने ही बुरे थे, लेकिन एक बात के लिए मैं हमेशा उनका ऋणी आभारी रहूंगा कि उन लोगों ने हमें लोकतंत्र दिया। एक लंबी लड़ाई के बाद में भले हमने संघर्ष करके प्राप्त किया हो, पर उन्होंने टाइम टू टाइम अपने थोड़े बहुत सुधार वो करते रहे, और उन सुधारों की बदौलत 1947 के अंदर हम पूर्ण लोकतंत्र प्राप्त करने में सफल रहे। मुझे कई बार लगता है कि यदि अंग्रेज नहीं आए हुए होते तो अपने देश में अभी तक राजा महाराजाओं का राज चल रहा होता। दिल्ली की सल्तनत पर अभी भी औरंगजेब का कोई 39वां या 40वां वंशज बैठा रहता और आप और मैं उसके चमट ढुलाते रहते। मुझे लगता है तमाम राजतंत्र की स्थिति हमारे राजस्थान के अंदर रहती, मैं हमारे जूनागढ़ के आगे कहीं भाला लेके खड़ा रहता। आप में से भी तमाम लोग अपने अपने राजाओं के वहां पर काम करते, क्योंकि साधारण लोग थे हम, या तो खेती करते या सैनिक हुआ करते थे। और मैं हमेशा इस बात को और कहता हूं कि राजतंत्र भले कितना भी अच्छा हो जाए, अच्छे से अच्छा राजतंत्र है वो कभी भी लोकतंत्र से अच्छा नहीं हो सकता है। लोकतंत्र हमेशा राजतंत्र की स्थिति में हमेशा अच्छा रहेगा। मैं एक दिन क्लास के अंदर यूं बातें बता रहा था, तो मैंने कहा कि भाई अच्छा से अच्छा जो राजतंत्र है वो भी लोकतंत्र की बराबरी नहीं कर सकता। लोकतंत्र कभी भी राजतंत्र से बुरा नहीं हो सकता है, राजतंत्र कभी भी लोकतंत्र से अच्छा नहीं हो सकता है। स्टूडेंट बैठे थे क्लास में और एक स्टूडेंट बोलेगी, सर इतना भी नहीं है अब जितना आप कह रहे हो, राजतंत्र भी अच्छे होते हैं, लोकतंत्र भी बुरे होते हैं। मैंने कहा उनको एग्जैक्टली आपने जो कहा उस बात से मैं भी सहमत हूं। मैं मेरी बात को 100% नहीं कहता, हो सकता है आप वाली बात में भी सत्यता हो, कुछ सत्यता मेरी वाली बात में, कुछ सत्यता आप वाली बात में। परंतु अभी मैंने कहा कि राजतंत्र कभी भी लोकतंत्र से अच्छा नहीं हो सकता, या लोकतंत्र कभी भी राजतंत्र की तरह बुरा नहीं हो सकता।
या राजतंत्र से बुरा नहीं हो सकता। मैंने एक सेंटेंस बोला, मैंने मेरे विचार रखे और आपने हाथ खड़े करके मेरी बात को काट दिया, मेरी बात का खंडन किया। एग्जैक्टली यही लोकतंत्र है। वरना यदि राजतंत्र होता और मैं इस राजा वाली कुर्सी पर बैठ के ऐसा कुछ कहता और यदि आप मेरा इस प्रकार विरोध कर देते, मैं जीभ कटवा देता आपकी। ये फर्क है। तो जब अंग्रेजों की वजह से लोकतंत्र की बयार आनी शुरू हुई थी, तो राजाओं ने भी कहीं ना कहीं, ये बात दिगर है कि कहीं कम कहीं ज्यादा, पर जनता को अधिकार देने शुरू किए थे। लोकतंत्र क्या है? जनता का तंत्र होना चाहिए। राजतंत्र क्या है? केवल राजा का तंत्र हो। पर इन राजाओं को जब ये बाहर अंग्रेजों के साथ में रहे, बाहर इंग्लैंड गए, कहीं पढ़ने के लिए मेयो कॉलेज के अंदर गए, वहां किताबें पढ़ी, तो इनको लगा कि यार नहीं, जनता के पास भी राइट्स होने चाहिए। हालांकि राजतंत्र कभी भी जनता को पूर्ण अधिकार नहीं देता, परंतु राजतंत्र में जनता को यदि थोड़े अधिकार भी दिए जाते हैं तो मुझे लगता है बहुत बड़ी बात होती है कि कोई राजा इतनी दिलेरी भी दिखा पाता है। 1913 में गंगा सिंह ने बाकायदा एक, आज की जो आप विधानसभाएं या आज की जो संसद होती है उसी प्रकार की एक पार्लियामेंट बीकानेर में बनाने की कोशिश की थी, जिसका नाम है पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव असेंबली, लोगों के प्रतिनिधियों की सभा, प्रजा प्रतिनिधि सभा जिसको कहा जाता है। तो याद रहे कि प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना राजस्थान में कौन से राजा ने की थी? तो बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने की थी। राजस्थान में लोकतंत्र जैसा कुछ करने का यह पहला प्रयास है। ऐसा कब किया गया था? तो 1913 के अंदर किया गया था। हालांकि बाद में इसका नाम बदल दिया गया था, व्यवस्थापिका सभा या इंग्लिश में लेजिस्लेटिव असेंबली इसको बोलने लग गए थे। इसमें शुरुआत में 35 मेंबर थे, फिर बढ़ा के मेंबर भी 42 कर दिए गए थे इसके। लेकिन इतना याद रहे, अपने काम की बात इतनी, आरपीसी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना कहां की गई थी? तो बीकानेर में की गई थी। कब की गई थी? तो 1913 के अंदर की गई थी। तो याद रख लेना बात, अपने काम की बात इतनी है। पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव असेंबली बोलते हैं। हम आगे पढ़ेंगे। 1898 में भारत में एक आयरिश महिला थी, एनी बिसेंट। हम जब मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तब मैं और बताऊंगा कि एनी बिसेंट आयरलैंड से आई हुई एक महिला थी जो यहां पर थियोसॉफिकल सोसाइटी नाम के एक संगठन में काम किया करती थी। एनी बिसेंट ने थोड़े हिंदू विचारधारा की तरफ झुकी हुई थी और बनारस के अंदर हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। 1898 में हिंदू कॉलेज खोला गया था बनारस में। कालांतर में जब स्टूडेंट ज्यादा होने लगे वहां पर, तो कहा गया इस कॉलेज को क्यों ना यूनिवर्सिटी बनाया जाना चाहिए। अंग्रेजों के पास में जब प्रपोजल लेके गए कि इसे यूनिवर्सिटी बनाओ, तो अंग्रेजों ने कहा भाई यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बड़ी बिल्डिंग चाहिए, बहुत बड़ा बजट चाहिए, इतना बजट एक बार हमारे पास में है नहीं। इन सब के लिए प्रयास की कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाया जाना चाहिए, जो प्रयास कर रहे थे वो थे महामना मदन मोहन मालवीय। यदि आपने नाम सुना हो तो महामना मदन मोहन मालवीय जो थे, अपने एक मूर्धन्य स्वतंत्रता सेनानी रहे, वो इन सब चीजों के लिए प्रयास कर रहे थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की, बनारस हिंदू कॉलेज जो है, इसको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाया जाए। जब अंग्रेजों ने कहा कि हमारे पास इतना बजट नहीं है, तो मालवीय जी बोले कि बजट मैं लेके आ जाऊं तो फिर तो बना दोगे, मान्यता देनी और बाकी व्यवस्था करनी वो तो कर दोगे। अंग्रेजों ने कहा कर देंगे, पर तू लाएगा कहां से इतने रुपए? यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ज्यादा रुपए चाहिए। उसने कहा यार भारत में भामाशाहों की कमी है, कोई रुपए ला देंगे आपको, रुपए की चिंता ही मत करो आप। अंग्रेजों ने कहा ठीक है, हम जितना कर सकते हैं हम करेंगे, आप जो कर सकते हो आप कर लो। मालवीय जी अब रुपए किससे ले? रुपए किसके पास हो? या तो सेठों के पास या राजाओं के पास। मालवीय जी ने लिस्ट बनाई है भारत में सेठों की और भारत में राजाओं की, और तमाम जगह घूमने लगे। सब राजाओं को जा कहा भाई पैसे दिए जाए। तमाम राजाओं ने दिल खोल के पैसे भी दिए। कहते हैं कि अपने जयपुर में महाराजा हुआ करते थे माधो सिंह सेकंड, उन्होंने 5 लाख रुपए दिए थे। अलवर में महाराजा हुआ करते थे जय सिंह, उन्होंने धन दिया। ऐसे यूं धन इकट्ठा करते करते एक दिन मालवीय जी भारत के एकदम अंतिम छोर पर पहुंचे, ठेठ पश्चिमी दिशा के अंदर अपने बीकानेर रियासत। राजा महाराजा सुबह सुबह दान देने का काम करते ही थे, छोटे मोटे दान सब राजा ही दिया करते थे। डेली सुबह राजा जाके अपनी गद्दी पर बैठता और जो कोई आता कि भाई मेरे घर पे खाने के लिए अनाज ही नहीं है, कोई बूढ़ी महिला है कि मेरे तो बेटा ही नहीं है, कौन दे दो इसको इतना अनाज दे दो, किसी को कोई ज्यादा बुढ़ा आदमी तो किसी की पेंशन दे दो, किसी की बेटी की शादी करनी है तो उसके लिए दे दो। ऐसा कुछ ना कुछ राजा महाराजा डेली क्या करते थे। अपने ऐसी धारणा थी कि यहाँ ये सब करोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा में ये सब काम कर लिए जाते थे। राजा अपने आप को परोपकारी भी दिखाना चाहता था, वेलफेयर भी करना चाहता था। गंगा सिंह जी सुबह सुबह अपने दरबार लगा के बैठे हुए और उनके सामने लाइन लगी हुई जिसमें दान लेने वाले लोग थे। अचानक गंगा सिंह जी की नजर पड़ी कि उन लाइन के अंदर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है
और गंगा सिंह उस व्यक्ति को देखते हुए, अरे पंडित जी आप क्या बात कर रहे हो, लाइन में कैसे खड़े हो, आओ आओ ऊपर आओ, आप तो ऊपर आगे बैठो। बुलाया इनको, ऊपर बिठाया। वो व्यक्ति महामना मदन मोहन मालवीय थे, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए गंगा सिंह से दान लेने के लिए पहुंचे थे। होगा पंडित जी आपको कहाँ जरूरत पड़ी आने की, आप तो मुझे कहते मैं भिजवा देता, जो भी करना था आपका काम करना था। पंडित जी ने कहा कि नहीं, हमने एक बड़ा काम हाथ में लिया है, मुझे खुद आना पड़ा। क्या काम है? सुना ही होगा आपने कि बनारस के अंदर हिंदू यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, चंदा इकट्ठा कर रहा हूं, उसके लिए चंदे की आवश्यकता है। गंगा सिंह ने बताओ साहब कितना क्या चंदा दिया जाए? चंदा श्रद्धा अनुसार होता है, शक्ति अनुसार होता है। जो जजमान की श्रद्धा हो, जो जजमान की शक्ति है, उतना दे। गंगा सिंह ने कहा फिर भी साहब पंडित जी थोड़ा आप कर दो उस हिसाब से। पंडित जी ने कहा देखो गंगा सिंह जी आप घर के आदमी हो, समझदार आदमी हो, मैं बात बताऊं तो हकीकत यह है कि मैं पूरे भारत के अंदर घूम लिया, इतने से रुपए इकट्ठे हुए, बजट ये है, तो जितना मैक्सिमम कर सकते हो उतना दे दो, और फिर जो कम पड़ेगा तो और घूमेंगे और लोगों से लेके आएंगे थोड़ा। कहते गंगा सिंह इस बात को सुन के ब्लैंक चेक देते हैं, का पंडित जी अब के बाद जितना खर्चा लगेगा वो अकेला मैं दे दूंगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण में सर्वाधिक आर्थिक सहायता यदि किसी राजा ने दी थी तो महाराजा गंगा सिंह थे। 2010 के आरएस के प्रीलिम्स का क्वेश्चन था, राजस्थान के किस राजा ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण में सर्वाधिक आर्थिक सहायता दी थी? तो याद रखना महाराजा गंगा सिंह ने सर्वाधिक आर्थिक सहायता दी थी। इवन गंगा सिंह को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का ऑनरेरी कुलपति बनाया गया था। कुलपति होते हैं अपने वीसी, वाइस चांसलर जो होते हैं, तो हालांकि ऑनरेरी था उनके पास में वो, पर उनको कहा गया कि ना आप इसके कुलपति हो। 1937 के आसपास में गंगा सिंह जी की वो स्थिति थोड़ी स्वास्थ्य गंभीर रहने लग गया था, थोड़े बीमार पड़ गए थे। तो गंगा सिंह जी ने समाचार भेजा बीएचयू को, अब मेरी पार नहीं पड़ती है, आप ये पद और किसी को दे दो। बीएचयू ने मना किया कि नहीं महाराजा साहब, जब तक आप जिंदा हो तब तक ये पद आपके पास रहेगा। टिल डेथ 1943 गंगा सिंह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के ऑनरेरी कुलपति हुआ करते थे। इवन यहां तक कहा जाता है कि रियासत काल के अंदर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बीकानेर के लिए सीटें रिजर्व रहा करती थी। बीकानेर के स्टूडेंट को डायरेक्ट एडमिशन देने के लिए कुछ सीटें कोटे के अंदर रखी जाती थी कि बीकानेर के स्टूडेंट डायरेक्ट यहां पर आके एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि बाद में व्यवस्थाएं समाप्त कर दी गई थी। तो याद रहे कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए सबसे अधिक पैसा यदि किसी ने दिया था तो गंगा सिंह ने दिया था। गंगा सिंह ने तो दिया ही था, राजस्थान के बाकी तमाम राजाओं ने भी सहायता की थी। और मदन मोहन मालवीय की शिक्षा के योगदान को देखते हुए मोदी सरकार ने बाद में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न दिया था तो इनके साथ में मदन मोहन मालवीय को भी भारत रत्न दिया था। दोनों भारत रत्न एक साथ में दिए गए थे। तब पूछा गया भाई मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि भारत सरकार ने लगभग एक पॉलिसी बनाई थी कि अपने जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको भारत रत्न ना दिया जाए, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों का कद भारत रत्न से कहीं बहुत बड़ा है। और फिर यदि एक को दे दोगे तो सवाल उठेगा कि दूसरे को क्यों नहीं। भगत सिंह को दिया तो राजगुरु को क्यों नहीं, राजगुरु को दिया तो सुखदेव को क्यों नहीं, आपने सुभाष चंद्र बोस को दिया तो अशफाकुल्ला खान को क्यों नहीं। कुछ ना कुछ ऐसा मैटर उठ जाएगा। उनका कद बहुत बड़ा है, वो रत्न है, हमारे दिलों में उनका स्थान है, इसलिए ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। तो मदन मोहन मालवीय को दिया तो लोगों ने पूछा भाई वाई मदन मोहन मालवीय? तो कहा गया कि उनके एजुकेशनल डेवलपमेंट, जो उनका एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन है उसकी वजह से उनको ये सब दिया जा रहा है। अगले दिन अखबार के अंदर बहुत बड़े बड़े राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर वालों ने बड़े बड़े लेख छापे और कहा कि मदन मोहन मालवीय को उनकी शिक्षा की वजह से ये पुरस्कार दिया गया है। शिक्षा कहाँ क्या किया उन्होंने, और बताया कि उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। खूब सारी बातें उससे संबंधित और भी जो बातें थी वहां पे लिखी गई। मालवीय जी से संबंधित जो भी बातें थी वो वहां पर लिखी गई। मुझे उस दिन हमारे पत्रकारों की सोच पर बड़ी दया आई कि इन भोंगड़ों के पास में थोड़ी बहुत भी बुद्धि नहीं है। और इवन सिंगल राजस्थान पत्रिका भास्कर ने किसी ने यह नहीं लिखा कि उस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर जो ईंटें लगी हुई हैं उन ईंटों में सर्वाधिक योगदान हमारे राजस्थान का है। उस राजस्थान के राजाओं ने भी एक दूसरे प्रांत में बनने वाले उस विश्वविद्यालय के लिए अपने खजाने खोल दिए थे कि नहीं साहब यदि शिक्षा का काम आप कर रहे हो तो हम इस काम में आपके बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। आप याद रखना इस बात को, जब भी बीएचयू का नाम आए तब गर्व से छाती चौड़ी करना कि साहब हमारे यहाँ पे रहने वाले लोगों ने, और राजाओं के पास में भी पैसे कहां से गया होगा, अपने बड़कों का टैक्स रहा होगा कोई, वो गया होगा। इसलिए हम सबका योगदान है, हमारे खून से सिंचित है कहीं ना कहीं वो सब, हमारी मेहनत उसके अंदर लगी होगी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। याद रहे इस बात को। तो ये 1916 में जब बीएचयू बना था तो उसके लिए खूब सारे रुपए दिए थे गंगा सिंह जी। इतने में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। राजाओं की सेना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों की सहायता के लिए भेजी गई थी। गंगा सिंह की सेना भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सहायता के लिए भेजी गई थी। गंगा सिंह की जो सेना थी उस सेना का नाम था गंगा रिसाला। रिसाला का तो मतलब ही सेना होता है।
गंगा सिंह की सेना थी, इसलिए नाम गंगा रिसाला हो गया। ये वास्तव में कैमल कॉप्स थी, ऊंटों की सेना थी। राजस्थान का ये पश्चिमी भूभाग जो मिट्टी के धोरों से बना हुआ है, जिसके अंदर पहले सेना होती थी घोड़ों की, हाथियों की, पैदल की। वह दूरदर्शी राजा इस बात को समझता था कि इस क्षेत्र में ना तो घोड़ा चल सकता है, ना हाथी चल सकता है, ना पैदल चल सकता है। इस क्षेत्र में चले तो केवल रेगिस्तान का जहाज चले, ऊंट ही चल सकता है। इसलिए उस व्यक्ति ने तब ऊंटों की सेना बना दी थी कि यार ऊंटों की सेना होनी चाहिए, तो ऊंटों की सेना होगी तो वो यहाँ पे ढंग से काम कर पाएगी, ढंग से यहाँ पे इजीली मूवेबल होगी ऊंटों की सेना। गंगा रिसाला ने, मैंने यहाँ पर केवल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लिखा, मैं कहना चाहूंगा कि दोनों वर्ल्ड वॉर के अंदर भाग लेती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी लेती है और सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी गंगा रिसाला ने भाग लिया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इसलिए लिखा कि थोड़ी बात बताने वाली थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहे थे जर्मनी, टर्की, या आपके बुल्गारिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सारे देश, ब्रिटेन, फ्रांस, इनके खिलाफ लड़ रहे थे। तो जब गंगा सिंह वहां पर सहायता करने के लिए गए, मैंने कभी और बात बताई होगी शायद ये आपको, कि अंग्रेजों की तरफ से नियम होता था कि राजा और राजकुमार युद्ध के मैदान पर आ तो सकते हैं, सेना लेकर आ तो सकते हैं, लेकिन खुद युद्ध के मैदान में भाग नहीं लेंगे। लड़ने के लिए केवल आर्मी जाएगी, राजा पीछे बैठ के केवल डिक्टेट करेगा। और तरीका भी यही होता है कि सेनापति पीछे बैठ के डिक्टेट करे कि तू लड़, ऐसे लड़, वैसे लड़, तू पहले जा, तू बाद में जा। खुद थोड़ी जाता है कोई लड़ने के लिए। आज भी हम यही तरीका अपनाते हैं कि आज यदि युद्ध हो जाए तो हमारे जो थल सेनाध्यक्ष है मनोज मरवण, वो आपके मरकंडे, वो खुद भाग लेने के लिए नहीं जाएंगे, सेना जाएगी, वो डिक्टेट करेंगे, पीछे दिशा निर्देश देंगे। पर अपने राजस्थान में जब तक राजतंत्र रहा तब तक एक राजाओं का उसूल रहा कि हम खुद जाएंगे। उनको लगता था फ्रंट पे जाके लीड नहीं करे, इसका मतलब राजा किस बात का। खुद सर कटवाने से डर गया तो सेना तो कैसे सर कटवा पाएगी। और होता भी यही था। इसलिए ज्यादातर युद्धों में यदि राजा घायल होकर युद्ध से बाहर आ गया तो सेना उसके साथ के साथ बाहर आ जाया करती थी, और यदि राजा खड़ा रहता था तो सेना भी उसके साथ में लड़ लिया करती थी। गंगा सिंह जब वहां गए तो गंगा सिंह ने अंग्रेजों को कहा कि मैं खुद युद्ध में भाग लूंगा। अंग्रेजों का ना 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 ना, हमारी पॉलिसी अलग है। हमारे ना राजा राजकुमार साथ में तो आते हैं पर कैंप में बैठे रहते हैं, सेना लड़ती है। गंगा सिंह का फिर मतलब ही क्यों बुलाया, क्यों था इतनी दूर से, मैं लड़ूंगा। एक्सेप्शनल केस है जब गंगा सिंह को उस युद्ध में उतरने की अनुमति दी गई। क्योंकि ऊंटों की सेना थी तो कहा गया इनको ऐसी जगह भेजा जाए जहां ऊंट काम आ सके, इसलिए टर्की उतारा गया उनको। तुर्की वाले इलाके में यहाँ पर ऊंट वगैरह काम आ सकते थे, क्योंकि टर्की का अरब वाले क्षेत्रों में अधिकार था और वहां पर अंग्रेज टर्की के खिलाफ लड़ रहे थे। कहते हैं वहां पर टर्की का जो ओटोमन एम्पायर हुआ करता था, उसके जो सेनापति थे जमाल मुस्तफा पाशा, उन जमाल पाशा को बीकानेर की सेना ने लगातार 10 युद्धों के अंदर हराया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में टर्की के पूरे साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया गया था, तोड़ दिया गया था। ओटोमन एम्पायर इतना सा बच गया था जो टर्की आज दिखाई देता है, जो पहले किसी टाइम में अरब, इराक, ईरान, फिलिस्तीन, इजराइल, इन सब हिस्सों पर अपना अधिकार रखा करता था। तो वो छिन्न भिन्न करने वाला बीकानेर है, वो गंगा रिसाला है। तो याद रखना कि भाई गंगा रिसाला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गया था, टर्की के खिलाफ वहां पर लड़के आया था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब गंगा सिंह की सेना इतनी बहादुरी के साथ लड़ी, गंगा सिंह खुद इतना बहादुरी के साथ लड़ा, तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद कहा गया हार गए, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया, टर्की हार गए। कहा गया जो देश हारे हैं इनके साथ क्या बर्ताव किया जाए। इन्होंने युद्ध शुरू किया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इन्होंने जानबूझकर युद्ध शुरू किया था और मानवता को युद्ध के इस झंझावत के अंदर झोंक के रख दिया था। आगे से कोई ऐसा दानव ना बन पाए, आगे से शांति बनी रहे, इसके लिए एक मीटिंग की जानी चाहिए। पेरिस के अंदर वो मीटिंग बुलाई गई। 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन बुलाया गया। वहां पर फ्रांस की राजधानी पेरिस में यह सम्मेलन हुआ, क्योंकि फ्रांस बढ़ चढ़कर उसमें जर्मनी के खिलाफ भाग ले रहा था। वो जो शांति सम्मेलन बुलाया गया, तो कहते हैं उस शांति सम्मेलन में 32 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, 32 रिप्रेजेंटेटिव। आप जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि उनमें अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे, उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे, उसमें जो फ्रांस था वहां के प्रधानमंत्री क्लीमेंसू थे, और जो इटली थे उसके प्रधानमंत्री ओरलैंडो थे। इन चार को उसके बिग फोर कहा जाता है, वुडरो विल्सन, लॉर्ड जॉर्ज, क्लीमेंसू और जो आपके दूसरे ओरलैंडो, इटली वाले ओरलैंडो जो हुआ करते थे। ये चार बड़े लोग थे जिन्होंने उसके अंदर भाग लिया था। हालांकि 32 लोग थे उसमें भारत से राजाओं के प्रतिनिधि के रूप में एक ही व्यक्ति को अंग्रेजों ने भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था, वो व्यक्ति गंगा सिंह थे। पेरिस शांति सम्मेलन में भारत से यदि किसी राजा को बुलाया गया था तो गंगा सिंह है। तो गंगा सिंह ने इस पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लिया था।
वर्साई की संधि, जिसको आप ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस, जर्मनी के साथ में जो संधि की गई थी, इसी संधि शांति सम्मेलन में तय किया गया कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इनके साथ में कौन कौन सी संधियां की जानी चाहिए। वर्ल्ड हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे इनके साथ में क्या क्या संधियां की गई थी, पर जर्मनी वाली वर्साई की संधि हम सबके मुंह पर रहती है। उस वर्साई की संधि पर भी साइन करने वाला गंगा सिंह था। अंग्रेजों ने 2 व्यक्ति, अंग्रेजों वाले भारत की तरफ से गए थे एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, रियासतों वाले भारत की तरफ से गए थे गंगा सिंह। इवन गंगा सिंह जी 1918 में जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, 14 से 18 तक वर्ल्ड वॉर चला था, तो ब्रिटेन में एक मिली जुली सरकार बनाई गई थी। सब दलों ने मिलकर एक सरकार बनाई थी कि भाई युद्ध का टाइम है, सब लोग युद्ध के अंदर शामिल हैं, तो पूरे देश एकजुटता का प्रदर्शन करे। तो ब्रिटेन का जो मंत्रिमंडल था उसमें गंगा सिंह सदस्य थे। सिंगल नॉन व्हाइट मेंबर यदि उस कैबिनेट का कोई था तो गंगा सिंह थे। एकमात्र अश्वेत सदस्य, बाकी सब गोरे उनके देश के, एकमात्र अश्वेत सदस्य को यदि उसका मेंबर बनाया गया था तो गंगा सिंह को उसका मेंबर बनाया गया था। यह पेरिस शांति सम्मेलन था। इस पेरिस शांति सम्मेलन में अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन, जिनको हम फादर ऑफ पबेड के नाम से भी जानते हैं, पबेड पढ़ोगे तो पहले दिन उनका नाम पढ़ोगे, वो बड़े हावी रहे थे। आदर्शवादी बुढ़ा था वो, जो ये चाहता था कि मैं दुनिया से समस्त युद्धों को समाप्त कर दूं, और उन्होंने कहा कि आगे से युद्ध नहीं हो, इसके लिए एक संगठन बनाया जाना चाहिए, और उस संगठन का नाम होगा राष्ट्र संघ। आगे इसमें वैसे आ जाएगा, मैं यहीं पर आपको बता देता हूं। हम वैसे इसको बोलते हैं लीग ऑफ नेशंस, लीग ऑफ नेशंस बोलते हैं, राष्ट्र संघ की बात थी। तो ये जो वर्साई वाली संधि हुई थी, इसके अंदर एक पॉइंट ये भी था कि राष्ट्र संघ बनाया जाना चाहिए। मैं आगे बताऊंगा गंगा सिंह से संबंधित कैसी चीज है। आप इतनी बात एक बार याद रखना कि पेरिस शांति सम्मेलन में भारत से एकमात्र राजा जिनको आमंत्रित किया गया तो गंगा सिंह थे। गंगा सिंह उस समय ब्रिटेन की जो सरकार थी उसके एकमात्र अश्वेत सदस्य हुआ करते थे। और इस पेरिस शांति सम्मेलन में जो वर्साई की संधि हुई थी उस पर गंगा सिंह जी के भी साइन है। और इसी पेरिस शांति सम्मेलन में वर्साई की संधि में एक ये बात भी कही गई थी कि आगे से युद्ध नहीं हो, इसके लिए एक संस्था बनाई जाए जो लोगों को जोड़ के रखे। जैसे अब संयुक्त राष्ट्र संघ है जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना था, वैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बना था राष्ट्र संघ या लीग ऑफ नेशंस। अभी बात करेंगे हम आगे इसकी और बात करते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में अंग्रेजों ने एक योजना बनाई कि भारत के तमाम राजा अलग अलग, लगभग 562 के आसपास भारत में रियासतें हुआ करती थी, क्यों ना इन लोगों का एक कंबाइंड फेडरेशन बनाया जाए, इन सब लोगों को एक साथ बिठा के बातचीत की जाए और इनकी जो भी समस्या एक साथ सोल्व की जाए। सबके साथ अलग अलग बातचीत करनी पड़ती है, इनको सबको एक साथ लाओ, एक मंच बनाओ, एक प्लेटफॉर्म बनाओ। वो जो प्लेटफॉर्म बनाया गया था उसका नाम था चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस उसका नाम हुआ करता था। अंग्रेजों ने बनाया, लॉर्ड चैम्सफोर्ड अपने यहां पर जीजी हुआ करते थे। लॉर्ड चैम्सफोर्ड यहां के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म यदि कभी आपने सुने हो तो वो चैम्सफोर्ड अपने गवर्नर जनरल था और उसने ये 1919 में नरेंद्र मंडल का गठन किया अपने यहाँ पे। हालांकि ये विधिवत रूप से 1921 के अंदर शुरू हुआ था, 1921 में शुरू हुआ था। भारत के तमाम राजाओं का एक संगठन था, नाम था चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस। हालांकि अपने अलवर के राजा थे जयसिंह, और जयसिंह जी को अंग्रेजी में नाम पसंद नहीं आया, वो हिंदी के बहुत बड़े हिमायती थे और उन्होंने कहा राजाओं का जब संगठन बनाया गया, राजाओं को हम नरेंद्र कहते हैं, इसलिए उन्होंने इसका हिंदी में नाम कर दिया था नरेंद्र मंडल। भारत के तमाम राजाओं का संगठन जिसने 1921 में काम करना शुरू किया था, जो 1919 में लॉर्ड चैम्सफोर्ड भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल द्वारा बनाया गया था। कहा गया इस संगठन का पहला चांसलर किसको बनाया जाए, पहला हेड किसको बनाया जाए इसको। इसके पहले हेड गंगा सिंह थे। 1921 से 25 तक गंगा सिंह इसके चांसलर रहे थे। कितनी बड़ी बात है कि भारत के तमाम बड़े राजाओं के संगठन और उसका जो पहला हेड बनाया गया है वो गंगा सिंह को बनाया गया, पहले चांसलर बनाए गए थे इसको। 1921 से 25 तक रहे थे, 25 में इस्तीफा दिया था और खुद ने कहा था कि मैं अब नहीं लड़ूंगा चुनाव, अब किसी दूसरे राजा को बनाया जाए। तब भी बाकी राजाओं ने सबने कहा था कि नहीं साहब आप बनो यार, आप जैसा कोई नहीं संभाल सकता। अरे नहीं यार, अब मेरे खुद के बीकानेर में इतने काम है, मैं नहीं संभाल सकता, कोई दूसरा तुम्हारे बना लो। तो एक बड़ी बात थी। तो नरेंद्र मंडल के पहले चांसलर थे भाई गंगा सिंह जी, ये बात भी याद रहे। आई बात मैं यही लाना चाहता था, आपको इसी बात पे लाना चाहता था। कहा गया कि राष्ट्रसंघ बनाया जाए, तो राष्ट्रसंघ का जो जिनेवा में सम्मेलन हुआ था 1914 के अंदर, उसमें इन्होंने भाग लिया था। 1914 के जिनेवा सम्मेलन के अंदर भाग लेने के लिए गए थे। सुनिए और बात सुनना। जब ये राष्ट्रसंघ बना तो कहा गया कि भाई राष्ट्रसंघ में दुनिया के तमाम देशों को जोड़ा जाए। नाम जब राष्ट्रसंघ है तो राष्ट्रों का संघ है,
दुनिया के तमाम देशों को जोड़ा जाए और दुनिया के तमाम देशों को कहा जाए कि भाई अब से इसकी बात आपको माननी पड़ेगी, आपस में लड़ाइयां हो तो ये दुनिया के सारे देशों को बिठा के बातचीत कर सके, जिनके बीच में लड़ाई है उनको बिठा के बातचीत कर सके। कैसा प्लान तो सही है, ऐसा कर दिया जाना चाहिए। तो क्या करें? तो कहा भाई मेंबर बनो इसके। कौन कौन मेंबर बनेंगे? तो मेंबर बनने लगे। अंग्रेजों का ये वाला मामला एकदम अच्छा था इस मामले में कि वो ऐसे कोई भी संगठन बनते तो इंडिया को भी उसका मेंबर बनाया करते थे। देखो आप कभी ध्यान दिया हो आपने, आप पढ़ते हो यूएनओ की स्थापना 1945 में हो गई थी और भारत यूएनओ का 1945 से ही सदस्य है। आपको लगता है भारत तो आजाद ही जब 1947 में हुआ था, तो 45 में उसका सदस्य कैसे बन गया? पर अंग्रेज तब इसको ब्रिटिश इंडिया बोलते थे, ब्रिटिश इंडिया नाम से नाम लिखवा दिया करते थे वहां पर। तो राष्ट्रसंघ की भी जब बात आई तो कहा भाई राष्ट्रसंघ में भी भारत को मेंबर बनाया जाए। अंग्रेजों ने 2 बंदे भेजे कि नाम लिखवाने हैं वहां पर, तुम भी जाओ और भारत का नाम लिखो। एक तो मोंटेग्यू जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में नाम लिया जाता है, जो कि इंग्लैंड की सरकार में एक ऐसे मंत्री थे जो भारत के मामले संभालते थे। और वे मंत्री जो भारत के मामले संभालते उनको हमेशा सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कहा जाता था, भारत सचिव कहा जाता था। तो मोंटेग्यू उस समय भारत सचिव थे। एक थे गंगा सिंह थे। 2 लोग भेजे गए वहां पर। जब वहां नाम लिख रहे थे तो बड़े बड़े लोग बैठे वहां पे, वुडरो विल्सन, लॉर्ड जॉर्ज, क्लीमेंसू, ऑरलैंडो, एक एक देश को पूछ पूछ के भाई कौन सा देश है, कहां है, तुम नाम लिखवाओ यहाँ पे। मोंटेग्यू गए भारत का नाम लिखवाने के लिए। वुडरो विल्सन वहीं पर बैठा हुआ था। वुडरो विल्सन ने पूछा भाई हाँ नाम लिखो, तो उसने कहा ब्रिटिश इंडिया। ये कौन सा देश है, कहां पड़ता है? अरे कहा एशिया महाद्वीप के अंदर देश है, हमारा वहां पर राज है और इसका भी नाम लिखा जाना चाहिए। उनका नहीं, हमने नाम ही नहीं सुना इस देश का कभी। मोंटेग्यू ने बेचारे ने खूब अपने तर्क जितने देने थे दिए। ये सब पुराना देश है, इसकी इतनी लंबी हिस्ट्री है, ये कल्चर है, इसकी इतना बड़ा भूभाग है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, ये लैंग्वेज है, हम तब से इस पर कब्जा है हमारा, हम वहां का गवर्नेंस देखते हैं, शामिल करो साहब आप। पर वुडरो विल्सन माना ही नहीं और उसने भेज दिया वापस। मोंटेग्यू जब होटल के रूम में आए तो गंगा सिंह जी मिल गए। गंगा सिंह जी ने पूछा भाई क्या हुआ, नाम लिखवा के आए कि नहीं लिखवा के आए? तो उसने कहा पार नहीं पड़ी यार, नाम तो नहीं लिखवा पाया। क्यों? तो यार वो वुडरो विल्सन मान ही नहीं रहा यार, वो इंडिया को देश ही कंसीडर करना नहीं चाहता है। गंगा सिंह ने कहा कि मैं ट्राई करके देखो। उसने कहा यार अब मेरे से नहीं माना तो तेरे करने से तो क्या हो जाएगा? अरे नहीं, एक बार तुम कहो तो कहा जाओ। मोंटेग्यू ने कहा तुम देख। मोंटेग्यू अपनी डायरी में लिखता है कि मुझे नहीं पता कि गंगा सिंह ने वहां पर जाकर उन लोगों से क्या बात की थी, पर मैंने देखा कि महज 2 मिनट बाद में भारत का नाम उस लिस्ट के अंदर लिख दिया गया था। मैंने यह भी देखा कि गंगा सिंह जब वापस मुड़ रहा था तब फ्रांस के प्रधानमंत्री क्लीमेंसू, जिसे कि राजनीति का चिता कहा जाता है, उस समय की दुनिया का बेहतरीन पॉलिटिशियन, कि गंगा सिंह क्लीमेंसू से हाथ मिला रहा था और भारत का नाम वहां पर लिखवा रहा था। दूसरे दिन मुझे यह सुनने में आया कि आज गंगा सिंह और क्लीमेंसू दोनों पेरिस के पास के जंगलों में चीते का शिकार करने के लिए एक साथ गए हैं। क्या बंदा रहा होगा कि उसने 2 मिनट के अंदर उन लोगों को क्या पटाया होगा कि वहां पर भारत का नाम लिखवा दिया था। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज अपनी बुक के अंदर लिखता है कि मैंने पूर्वी देशों में, ईस्टर्न कंट्रीज में, इतना प्रभावशाली और इतना ज्ञानवान व्यक्ति नहीं देखा जितना कि बीकानेर का महाराजा गंगा सिंह है। वो आदमी था गंगा सिंह। तो इस पेरिस शांति सम्मेलन में, जिनेवा अधिवेशन में, इन सब के अंदर भारत की तरफ से भाग लिया। इवन जब पेरिस शांति सम्मेलन से तो वापस आ रहे थे तो गंगा सिंह का वो बहुत फेमस है रोम नोट। रोम से उन्होंने अंग्रेजों के पास में एक लेटर भेजा था, इसे रोम नोट कहा जाता है, और जिसमें उन्होंने लिखा था कि भारत को स्वशासन दिया जाना चाहिए, जो कि हमारे होम रूल लीग की डिमांड हुआ करती थी कि हमें घर के अंदर शासन करने के पूरे अधिकार हो, हमें होम रूल दिया जाए, हमें स्वशासन दिया जाए। तो कोई पूछे कि राजस्थान के कौन से राजा ने अंग्रेजों को रोम नोट लिखा था, तो गंगा सिंह था, इसने रोम नोट लिखा था और इसके अंदर होम रूल की मांग की गई थी, भारत के लिए स्वशासन की मांग की गई थी पेरिस शांति सम्मेलन से लौटते समय वहां से। फिर इस राजा का सबसे महानतम काम जिसके लिए लोग याद करते होंगे, मुझे नहीं लगता कि सामान्य आदमी को किसी को पता होगा कि उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया या सेकंड वर्ल्ड वॉर में भाग लिया था। हालांकि खूब सारे लोगों को पता है, क्योंकि मेरे तो खुद के गांव के खूब सारे सैनिक थे जो गंगा रिसाला में सेकंड वर्ल्ड वॉर में भाग लेने के लिए गए थे। पर फिर भी इतने लोगों को ये बातें नहीं पता, या वो नहीं जानते कि प्रजा प्रतिनिधि सभा भी बनाई होगी, या उनको ये भी नहीं पता कि पेरिस शांति सम्मेलन के अंदर उन्होंने रोम नोट लिखा था और बाद में जिनेवा के राष्ट्रसंघ सम्मेलन में भी भाग लिया था। कौन जानता है ये सब बातें? पर उस व्यक्ति को लोग एक चीज के लिए याद करते हैं कि वो राजस्थान के अंदर प्रथम नहर लेकर आया था, जिसको उसी के नाम पर गंग नहर के नाम से जाना जाता है। जब 56 अकाल पड़ा तो राजा को बहुत बुरा लगा, और राजा को लगा यार इस प्रकार से यदि हमारी रियासत में अकाल पड़ते रहे और यदि लोग मरते रहे तो कितना बुरा सा हो जाएगा यार।
इसलिए कोई ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। बीकानेर की बाउंड्री पंजाब को टच करती थी, पंजाब अंग्रेजों के पास में हुआ करता था, पंजाब में नदियां थी, पंजाब हरा भरा था और वहां पर नहरें हुआ करती थी। गंगा सिंह को कंसेप्ट अच्छा लगा और गंगा सिंह ने अंग्रेजों से बातचीत की कि यार तुम्हारी नदियों का पानी खूब सारा है, यदि एक नहर बना के हमारी तरफ भेज दिया जाए इसको, तो हमारा भूभाग भी थोड़ा हरा हो सके। 1927 में गंग नहर लेकर आए थे, अंग्रेजों से बातचीत करके वहां से गंग नहर लाई गई थी। हम कहते हैं कि या तो राजा भागीरथ धरती पर गंगा नदी लेकर आए थे, या बीकानेर का राजा गंगा सिंह उस सूखे मरुस्थल के अंदर गंग नहर लेकर आया था, इसलिए हमने इन्हें राजस्थान का भागीरथ कहा। कि या तो राजा भागीरथ मां गंगा की तपस्या करके गंगा नदी लेकर आते हैं, और या गंगा सिंह जो था वो गंग नहर लाया था। जिस प्रकार मां गंगा सबके पाप धो देती है, पवित्र नदी है, उसी का काम, उसी प्रकार का काम उस समय गंग नहर ने किया था। और उस गंगानगर हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र में, गंगानगर में आती है बेसिकली, गंगानगर वाले क्षेत्र में, जिसमें कभी कहा जाता है कि भूजल बहुत नीचा था और यदि पानी था भी तो इतना खारा था कि कबूतर भी पीले तो मर जाया करते थे। उस क्षेत्र को यदि हरा भरा बनाने की स्कीम किसी व्यक्ति के दिमाग में उन दिनों के अंदर भी आई होगी तो वो गंगा सिंह था। इस नहर के जो इंजीनियर थे उनका नाम था कंवर सेन जी। कालांतर में 1947 में देश आजाद हुआ। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह रही कि 1943 में आजादी से महज 4 साल पहले गंगा सिंह का खुद का निधन हो गया था। देश आजाद हुआ और बीकानेर का भारत के अंदर विलय कर दिया गया। भारत के प्रधानमंत्री बने प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो कंवर सेन जी उनसे जाके मिले, पंडित जवाहरलाल नेहरू से जाकर मिले, और कंवर सेन जी ने उनको जाकर कहा कि सर, मैं इंजीनियर कंवर सेन हूं, गंग कनाल का इंजीनियर हूं मैं। हमारे एक महाराजा ने, जिस रियासत की इनकम भी बहुत थोड़ी सी हुआ करती थी, लेकिन फिर भी अंग्रेजों के साथ संधि करके नहर लाने जैसा दुस्साध्य कार्य उन दिनों के अंदर कर दिया था। आप पूरे भारत के राजा हो, अब अंग्रेजों से संधि की आवश्यकता भी नहीं है, पंजाब अपना, राजस्थान अपना, क्यों ना एक बड़ी नहर आप राजस्थान के लिए लेकर आओ। उसी की तर्ज पर नेहरू जी को ये बात पसंद आई, उन्होंने कंवर सेन को इंजीनियर बनाते हुए फिर एक राजस्थान में एक बड़ी सी नहर लेकर आए, जिसका नाम राजस्थान नहर रखा गया था, राजस्थान कनाल रखा गया था। कालांतर में इंदिरा गांधी के नाम पर उस नहर, राजस्थान नहर का नाम बदलकर हमने इंदिरा गांधी नहर कर दिया। तो इंदिरा गांधी नहर वाला जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला गंग नहर से उठाया गया है, और दोनों नहरों के जो इंजीनियर थे वो कंवर सेन ही रहे थे। पर इंदिरा गांधी नहर आजादी के बाद आई थी, ये 1927 में गंगा सिंह जी लाए थे। 2010 के प्रीलिम्स में ये भी क्वेश्चन था कि गंग नहर का निर्माण कब करवाया गया था, तो 1927 में गंग नहर का निर्माण करवाया गया था। लॉर्ड इरविन भारत के उस समय गवर्नर जनरल हुआ करते थे, तो इसका उद्घाटन करने के लिए, इनॉग्रेशन करने के लिए, गंगानगर में एक जगह पड़ती है शिवपुरी हेड, उस शिवपुरी हेड पर लॉर्ड इरविन इसका उद्घाटन करने के लिए आए थे। तो गंग नहर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो इरविन द्वारा किया गया। कब आई थी, 1927 में। इसके इंजीनियर कौन थे, कंवर सेन। लाए कौन थे, गंगा सिंह जी। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, तो राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। अंग्रेजों ने भारत को आजाद किया जाए या नहीं किया जाए, भारत में कैसी व्यवस्था अपनाई जाए या नहीं अपनाई जाए, क्या भारत को होम रूल दिया जाए या नहीं दिया जाए, इसके लिए लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन बुलवाए थे। 1930, 1931, 1932 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, एक गोल मेज के चारों तरफ बैठकर बातचीत करते, इसलिए नाम गोलमेज सम्मेलन रख दिया गया होगा। 3 गोलमेज सम्मेलन बुलवाए थे उन्होंने, 30, 31 और 32 में। इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में यदि कोई राजा इनवाइट किया गया था तो गंगा सिंह थे, बाकी वाले भी गए थे। धौलपुर के राजा जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के ससुर जी थे, उदयभान सिंह जी, उन्होंने पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अलवर के महाराज जयसिंह जी जो थे, उन्होंने पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जो 1930 में हुआ था। पर 31 और 32 वाले में वो लोग नहीं गए थे। तीनों के अंदर यदि किसी ने भाग लिया था, या बाद में, मतलब वो तीनों के अंदर उन लोगों ने भाग नहीं लिया था। तीनों में यदि कोई भाग लेता है तो गंगा सिंह जी थे, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग ले लिया था। 1930, 1931, 1932 लंदन के अंदर अंग्रेजों द्वारा बुलाए गए थे। क्या बनवाया था, बीकानेर में एक महल बनवाया था, इसका नाम है लालगढ़, लालगढ़ पैलेस। इनके पिता थे लाल सिंह, तो अपने पिता के नाम पर लालगढ़ पैलेस नाम करके नहर बनवाया था। और क्या करवाया, तो ये तो निर्माण कार्य था। कुछ रिकंस्ट्रक्शन करवाए थे, पुनर्निर्माण करवाए गए थे, मंदिरों के पुनर्निर्माण करवाए गए। जैसे तो देशनोक में करणी माता का मंदिर, जैसलमेर के रामदेवरा में रामदेव जी का मंदिर,
इसका भी जो वर्तमान रूप है वो गंगा सिंह जी ने दिया था। गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर एक जगह पड़ती है, यहां का जो गोगा जी का मंदिर है, इसका भी पुनर्निर्माण करवाया था। अपने पिता के लाल सिंह जी के नाम पर लालगढ़ पैलेस बनवाया बीकानेर में। 3 मंदिरों की प्रेजेंट फॉर्म दी थी, देशनों का करणी माता मंदिर, रामदेवरा जैसलमेर का रामदेव मंदिर और गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ का जो गोगा जी का मंदिर है। इन तीनों का वर्तमान स्वरूप बनवाने वाले भी कोई थे तो गंगा सिंह जी थे। ये एक फोटो है जिसमें गंगा नहर का जब उद्घाटन हुआ था तो राजा ने कहा कि नहर आई है तो किसान खुशहाल होंगे, मैं खुद किसानों का नेतृत्व करता हूं और सबसे पहले खेत के अंदर हल मैं चलाऊंगा। तो राजा खुद हल चला रहा है खेत के अंदर, गंगा सिंह हल चला रहे हैं। एक व्यक्ति इधर पीछे खड़ा मंत्र पढ़ रहा है। कहा गया वही मंत्र पढ़िए साथ साथ में हल चलाते समय ताकि भगवान खुश रहे और फसलें अच्छी करवाए। वो व्यक्ति जो मंत्र पढ़ रहे हैं उन पर ध्यान दिया जाए, वो महामना पंडित मदन मोहन मालवीय हैं। मालवीय जी ने कहा कि यार गंगा सिंह जी आपके लिए सर कटवा लें, ये तो मंत्र पढ़ने। भारत का सबसे बड़ा स्वतंत्रता सेनानी गंगा नहर के उद्घाटन के समय बीकानेर के अंदर मंत्र पढ़ने के लिए बुलाया गया था। गंगा सिंह हल चला रहे हैं, मदन मोहन मालवीय मंत्र पढ़ रहे हैं। बहुत फेमस सी फोटो है ये। पेरिस शांति सम्मेलन की फोटो है, जिस पेरिस शांति सम्मेलन के अंदर बाकी सब लोगों के साथ में गंगा सिंह खड़े हैं। आप इनके वस्त्र देखिए, बाकी सब लोगों ने काले कोट पैंट पहन रखे हैं, लेकिन गंगा सिंह अपने आर्मी की यूनिफॉर्म के अंदर है, खाकी यूनिफॉर्म में। आप इसके सर की तरफ ध्यान दीजिए, जब इसने सर पर साफा बांध रखा है, मतलब हम जाएंगे पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लेने के लिए लेकिन कल्चर नहीं छूटेगी। इतना बड़ा राजा जो अंग्रेजों की कैबिनेट का मंत्री हुआ करता था, लेकिन जहां भी जाता है वहां पर अपने उस साफे के साथ जाता है। मैं एक दिन द हिंदू का कहीं पर आर्टिकल पढ़ रहा था कि लंदन में एक वॉर म्यूजियम बना हुआ है, लंदन वॉर म्यूजियम है, जहां पर पेरिस शांति सम्मेलन में जिन 32 नेताओं ने भाग लिए थे उनकी मूर्तियां लगाई गई है। कि आज भी जब भी कोई आदमी वहां पर आता है तो ये पूछता है कि जो मूर्तियां हैं इनमें 31 मूर्तियों के कपड़े काले कोट पैंट है, ये एक व्यक्ति अलग से कौन खड़ा है जिसने खाकी रंग के फौजियों जैसे कपड़े पहन रखे, और ये इसके सर पे टर्बन क्यों है। उस व्यक्ति को बताना पड़ता है कि यह व्यक्ति महाराजा गंगा सिंह था, जो बीकानेर का महाराजा था, अपनी फौज का कमांडर था, इसलिए उसके कपड़े फौजियों जैसे हैं, और उनकी कल्चर साफा बांधने की थी, इसलिए वो अपने सर पर साफा बांध कर आया था। वो और पूछता है कि जब फौजियों का कमांडर था तो शांति सम्मेलन में उसका क्या काम है। लड़ाई फौजी करते हैं, लेकिन शांति सम्मेलन नेताओं द्वारा किए जाते हैं। उसे और बताना पड़ता है कि एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने युद्ध और शांति सम्मेलन दोनों के अंदर भाग लिया था। तो ये गंगा सिंह की वहां की एक फोटो है, तो इस टर्बन के अंदर वो दिखाई दे रहे हैं। याद रखना इस बात को। और कालांतर में इस ऊंटों की सेना की तो खूब सराहना ही हुई कि जब अपना देश आजाद हो गया था, तो देश आजाद होने के बाद में जो गंगा रिसाला था पूरा, अपने सारे राजा महाराजाओं ने, जब देश आजाद हुआ और अपनी रियासतों का विलय किया गया था, भारत के अंदर विलय किया गया था, तो इस बात को मानना पड़ेगा कि हमारे भारत के तमाम राजा महाराजाओं ने जो 562 रियासतें थी, अपने समस्त खजाने, अपने समस्त हथियार, अपने समस्त संसाधन भारत सरकार को सौंप दिए थे। तो इनके पास जो भी सेना थी वो भारत सरकार को दी गई, और इंडियन आर्मी की जो 13 ग्रेनेडियर है वो गंगा रिसाला ही थी। लेकिन इंडियन आर्मी ने उस समय सैनिकों को तो भर्ती कर लिया, रिक्रूट कर लिया, और ऊंट वापस भेज दिए। का ऊंटों का तो क्या ही काम है। कालांतर में 1965 का जो युद्ध था वो जैसलमेर की सीमा पर भारत पाकिस्तान के बीच में लड़ा गया। तब समझ में आया कि यार इस सीमा के लिए ऊंट बहुत जरूरी है, तो वापस हमने एक ऊंटों की सेना बनाई जिसको हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या बीएसएफ के नाम से जानते हैं। कालांतर में जब बीएसएफ बना रहे थे और उसमें ऊंट रखे जा रहे थे, तो किसी ने फिर कहा कि यार यहाँ के एक राजा ने बहुत साल पहले ऐसे ऊंटों की सेना यहाँ पर बना ली थी। किसने बना ली थी? सब बीकानेर के राजा ने ऐसे गंगा रिसाला बनाया था जो कैमल कॉप्स हुआ करता था, इसलिए बीएसएफ में एक टुकड़े का नाम बीकानेर कैमल कॉप्स रखा गया था। उस राजा के प्रति ट्रिब्यूट था वो। तो ये फोटो ध्यान से देखना भैया, ये बीकानेर कैमल कॉप्स की फोटो है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर भाग लेने के लिए सेना गई हुई है, जिसके अंदर ये ऊंटों के ऊपर चल रहे हैं। ये एक और कैमल जंपिंग का कहते हैं दुनिया का पहला फोटो है, जिसके अंदर बीकानेर का एक सैनिक है गंगा रिसाला का, जो कैमल जंपिंग करवा रहा है। और कहा जाता है कि गंगा सिंह ने उस समय जो सिक्के चलाए थे, क्वेश्चन पूछा हुआ है 2013 के आरएस प्रीलिम्स का, ये क्वेश्चन है
कि गंगा सिंह ने उस समय जो बीकानेर रियासत के सिक्के थे उन पे महारानी विक्टोरिया का नाम लिखवाना शुरू कर दिया था। तो मुझे याद है वो क्वेश्चन था कि कौन सी रियासत के सिक्कों पर विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा जाता था, तो ये वो बीकानेर रियासत के सिक्के थे जिन पर इधर लिखा हुआ विक्टोरिया एम्प्रेस, उधर लिखा हुआ है 1 क्वार्टर आना, मतलब 4 आना का सिक्का रहा होगा, और ये लिखा हुआ बीकानेर स्टेट। तो बीकानेर स्टेट की फोटो बनी हुई है और उधर वो सब आपका विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा। उस समय जब अंग्रेजों के साथ में संधियां थी तो राजा महाराजा ऐसा जब भी विक्टोरिया का बर्थडे आया तो उसके नाम पर सिक्के चला दिए। अभी भी हम नहीं पढ़ते कि भाई गांधी जी के नाम का सिक्का चलाया गया, स्वर्ण मंदिर के नाम का सिक्का चलाया गया, तो वैसे सिक्के चला दिया करते थे। तो ये क्वेश्चन कोई पूछ ले। पर फिर मुझे एक और याद आता है कि अपने जो मेवाड़ के अंदर एक महाराणा हुआ करते थे स्वरूप सिंह, और स्वरूप सिंह जी ने भी जब अंग्रेजों के साथ संधि हुई थी उसके बाद जो सिक्के चलाए थे उन पर लिख दिया था दोस्ती लंदन, कि भाई साहब भड़का मत समझना, हमारी आजकल फ्रेंडशिप डायरेक्ट किसके साथ में हो रखी है, दोस्ती लंदन। तो लंदन लिखा हुआ है, दोस्ती लंदन। इधर लिखा हुआ है चित्रकूट उदयपुर, चित्तौड़ को चित्रकूट बोला करते थे और उदयपुर। तो कोई पूछ ले कि कौन सी रियासत के सिक्कों पर और दोस्ती लंदन लिखा हुआ था, तो मेवाड़ किसने लिखवाया था, तो स्वरूप सिंह। कौन सी रियासत के सिक्कों पर विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा हुआ था, तो बीकानेर किसने लिखवाया था, तो गंगा सिंह। ये मैंने सिक्कों की फोटो दिखा दी आपको, ये वो विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा हुआ, इधर वापस महाराजा गंगा सिंह बहादुर लिखा हुआ। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक और फोटो है जिसमें गंगा सिंह किसी यूरोपियन जनरल के साथ में सेना का मुआवना कर रहे हैं। वापस देखिए वैसे ही साफा लगाया हुआ, लहीम सहीम पर्सनालिटी का मालिक, डील का डाकी टाइप का अजानो बहु व्यक्ति, तो यूं लगता भी अलग ही था। तो आज दिन तक भी लोग वैसी बातें करते थे, गंगो गंगो, गंगे जैसा बाद में कोई नहीं हुआ था। तो ये हम तमाम बातें बीकानेर के इतिहास की कर रहे थे, हम उस गंगा सिंह के बारे में कर रहे थे। मैंने जितनी बातें बताई गंगा सिंह के बारे में, ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए। मुझे कई बार लगता है यार ये आरपीसी की फेवरेट टीचर है, वो फेवरेट राजा है जिनके बारे में एक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इवन मुझे याद है हमारे एक स्टूडेंट से जो बीकानेर से बिलोंग करते थे, तो उनसे इंटरव्यू के अंदर पूछ लिया गया कि तुम्हें बीकानेर के राजाओं में अच्छा राजा कौन लगता है, तुम बीकानेर के हो, तुम बताओ तुम्हें कौन सी पर्सनालिटी अच्छी लगती है बीकानेर के राजाओं। ऑब्वियस सी बात है उनका आंसर गंगा सिंह होता, क्योंकि इतनी सारी बातें हैं करने के लिए, उसके हम पक्ष विपक्ष सारे बता सकते हैं, उसकी अच्छी बातें ज्यादा है तो ज्यादा अच्छी से बताई जा सकती है, उनका गंगा सिंह। तो वहां पर एक आईएएस बैठे हुए थे, उसमें एक बोर्ड मेंबर बैठता है, प्रशासनिक अधिकारी वगैरह बैठे रहते, तो आईएएस रिटायर्ड आईएएस बैठे हुए थे, और वो जैसे गंगा सिंह का नाम लिया और उन्होंने उस बोर्ड मेंबर को, मतलब स्टूडेंट को इंटरप्ट करते हुए बीच में, और उन्होंने कहा कि वाकई यार इस बच्चे ने क्या नाम बताया यार, और ये बहुत शानदार पर्सनालिटी था, मैं बीकानेर रहा हूं, मैं इनके बारे में ये जानता हूं वो जानता हूं, खूब सारी उसने बात की। उसने आगे बताया कि यार अपने को लगता है गंगा सिंह जी को अपने बीकानेर वाले जानते हैं, वो भी जानते हैं। मैंने उनको कहा कि यार ये अपने में धारणा है कि हम बीकानेर वाले केवल जानते हैं, बाकी तो वो बंदा तो 1915-16 के अंदर ही जब वहां पे ब्रिटेन के अंदर वॉर कैबिनेट बनाई जा रही थी तो उसका एकमात्र नॉन व्हाइट मेंबर बन गया था। तो ये तमाम बातें उस व्यक्ति के बारे में थी, सारी बातें मैंने बता दी आपको। बताइए ये भाई बीकानेर का इतिहास यहाँ पर जाकर समाप्त होता है। हमने मेवाड़ का इतिहास पढ़ा, हमने मारवाड़ का इतिहास पढ़ा, हमने बीकानेर का इतिहास पढ़ा, मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो हमने गुहिलों का इतिहास पढ़ा और हमने राठौड़ों का इतिहास पढ़ा। हम नेक्स्ट क्लास में चौहानों का इतिहास शुरू करेंगे। थैंक यू।